बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत अहम टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, या इसको उर्फ़ आम में जो है वो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी मेनली कहते हैं। अगरचे एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की सब क्लासिफिकेशन में जो आता है वो बता देता हूँ। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पोस्ट काइटल ब्लीडिंग, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल रीजन। तो यानी ये एक तरह से ऐसी ये ब्लीडिंग हम जो है रूटीन से हटके होती है, ज़्यादा होती है, या मरीज़ ये महसूस करता है कि मुझे ज़्यादा ब्लीडिंग है, तो उसकी ये मुख्तलिफ़ क्लासिफिकेशन है। तो लेकिन कलेक्टिवली हम यही इसको कहेंगे कि ये ऐसी ब्लीडिंग है जो नॉर्मल से हट के है या ज़्यादा ब्लीडिंग है। तो ऐसे में हम ये जो है पेशेंट की जब हमारे पास आता है तो हम उसकी तशख़ीस के लिए जो है वो देखते हैं। पहले उसकी हिस्ट्री लेते हैं कि उससे पूछेंगे कि आपके कितने दिन मेंसेस होते हैं, आप कितने पैड सो करती हैं, आप काम कर सकती हैं कि काम से आपको छुट्टी करनी पड़ती है। तो कहा यह जाता है कि ये एक सब्जेक्टिव सिम्टम है, यानी कि एक मिकदार जो कि डेफिनेशन के लिहाज से हम उसे कहते हैं मेनोरेजिया या हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो 80 ml से ज़्यादा हो। लेकिन सब्जेक्टिव सिम्टम का मतलब ये है कि मरीज़ा इसको किस तरह लेती है। अगर मरीज़ा कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मैं काम नहीं कर सकती और मेरे इतने ज़्यादा पैड सोक होते हैं, तो ठीक है। लेकिन इसी के साथ दूसरी खातून या मरीज़ा भी हो सकती हैं जिनको सेम ब्लीडिंग हो, लेकिन वो कहें जी नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अपना काम वाम कर सकती हूँ। तो ऐसे में यानी कि ये एक तरह से सब्जेक्टिव सिम्टम है, यानी मरीज़ा इसको किस तरह लेती है, या ये कि आया ये जो ब्लीडिंग है इससे असरात कैसे हुए मरीज़ पर। अगर मरीज़ को फ़र्ज़ करें खून की कमी हो गई है और बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, तो फिर लाज़िम बात है हम इसको सीरियसली लेंगे और इसका ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद है एग्ज़ामिनेशन, कि हम यही देखेंगे कि मरीज़ को अनीमिया तो नहीं है, खून की कमी। दूसरा एब्डोमिनल एग्ज़ामिनेशन होता है कि उसमें देखेंगे कि कोई फाइब्रॉइड वगैरह महसूस हो रहा हो। फिर पेल्विक एग्ज़ामिनेशन होता है, तो जो है पीवी करके देखते हैं लेडी डॉक्टर कि भी कोई ऐसी रसौली या कोई पोलिप या कोई चीज़ ना हो। तो अगर हम इसको देखें उसके बाद जो है वो जो लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन होती हैं कि टेस्ट करते हैं सीबीसी, ब्लड ग्रुप वगैरह और कोagulation प्रोफाइल, और इसी तरह के जो है मज़ीद उसका यूरिन वगैरह टेस्ट भी कर सकते हैं। अब जो है मज़ीद ये है कि उसका हमने और क्या क्या करना है। टीवीएस कर सकते हैं, वेजाइनल अल्ट्रासाउंड होती है, वो बता देगी कि इसमें क्या पैथोलॉजी है, जो कि हमने पीवी में देखी होगी उसको कंफर्म कर देगी। या उसको जो है ना एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। और एक अगर इन सब चीज़ों से ना पता चले तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी कर सकते हैं। तो यानी कि एक टिश्यू लेंगे एंडोमेट्रियम से, उसको देखेंगे कि कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है। और मज़ीद अगर एंडोमेट्रियल बायोप्सी से भी पता ना चले तो हम हिस्टेरोस्कोपी एक टेक्निक है वो करते हैं। उससे जो है ना वो पता चल जाता है मज़ीद कि यूट्रस के अंदर तो कोई मसला नहीं। तो आम तौर पर हम जो पैथोलॉजी ढूंढते हैं वो दो तीन चीज़ें देखते हैं। एक कि कोagulation डिज़ार्डर ना हो, कि खून जमने की सलाहियत शायद उसमें कम हो, तो उससे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जो कि नाक से और पेशाब के रास्ते भी हो सकती है, पखाने के रास्ते भी होते हैं, इसी तरह बच्चेदानी के रास्ते भी हो सकती हैं। तो दूसरा मज़ीद हम देखेंगे कि कोई और जो है उसको खुदा न खासा यूट्रस के अंदर स्ट्रक्चर को तो मसला नहीं है, यानी कि उसकी साख्त के अंदर कि कोई फाइब्रॉइड है, कैंसर है, सर्विक्स पे कैंसर है या पोलिप है, तो ये देखेंगे। मज़ीद ही हम ये देखेंगे कि हार्मोनल कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, यानी कि जो हार्मोन है जो बच्चेदानी की से ब्लीडिंग होती है यूट्रस से और मेंसेस है, ये हार्मोनल साइकिल के ज़रिए असर होती है, जिसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो अगर उसमें कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए तो उसमें भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए जो आम तौर पर ब्लीडिंग होती है तो हम उसको काज ढूंढते हैं, और अगर कोई काज नहीं मिलती लेकिन ब्लीडिंग हुए जा रही है तो उसको हम कहते हैं डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग। पहले टर्म थी,
اب اسے کہتے ہیں بلیڈنگ آف انڈومیٹریل اوریجن. تو گویا کہ ہم ایک حد تک کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آیا یہ یوٹرس میں، سروکس میں، وجائنا میں کوئی مسئلہ ہے، اسٹرکچر یا ہارمونل امبیلنس ہے، یا کوگولیشن ڈیز آرڈر ہے. تو اس کے اکارڈنگلی اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. ٹریٹمنٹ دو طرح سے عام طور پہ ہوتا ہے، ایک تو میڈیکل ٹریٹمنٹ یا کنزرویٹو ہے، کہ اگر فیمیل جو ہے وہ مزید بچے چاہتی ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا یوٹرس وغیرہ جو ہے وہ یوٹرس جو ہے وہ کنزرو کیا جائے، اور اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ سے یا کبھی کبھی مایومیکٹمی وغیرہ سے اس کا، یا پولیپیکٹمی سے اس کا حل کر دیا جائے. لیکن اگر خاتون 45 ایئر سے زیادہ ایج کی ہے یا پوسٹ مینوپازل ہے تو اس کو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اگر وہ چاہے تو ہسٹیکٹمی کا مشورہ بھی دیا جا سکتا ہے. تو اس طرح کر کے یعنی یہ جو سلیکشن ہے، جو ڈائگنوسس ہے، وہ بھی انڈیویجول بیسڈ ہے، کہ کوئی ہر بندہ، ہر پیشنٹ جو ہے وہ اپنی نوعیت کا ہوگا، تو اس کو اس کے مطابق ٹریٹمنٹ ہوگا. جیسے کوئی ری ایشورنس کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوگولیشن پروفائل کے لیے ہم اس کو کوگولیٹنگ فیکٹرز دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی اسٹرکچر یا ساخت میں مسئلہ ہے تو اس کی سرجری کر سکتے ہیں. اور اگر اس کی خون کی کمی ہے تو اس کو بلڈ ٹرانسفیوژن یا خون بننے کی اور ادویات دے سکتے ہیں. تو اس طرح کر کے یہ جو علامت ہے یہ عام طور پر جو ہے نا ریپروڈکٹیو ایج کے ایکسٹریمز پہ زیادہ ہوتی ہے. یعنی جب مینسز شروع ہوتے ہیں تو شروع میں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے، اور جب مینسز ختم ہوتے تب بھی ایسا ہو سکتا ہے. لیکن ایک بہت بڑی بات جو عام طور پہ مس ہو جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ریپروڈکٹیو ایج میں جو ہے وہ آپ پریگنینسی ٹیسٹ ضرور کرائیں کہ کہیں اس کی یہ ابارشن تو نہیں تھی. تو گویا یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے، انڈیویجول لائز کرتے ہوئے، ہر پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ تھوڑا بہت مختلف ہو سکتا ہے روٹین سے، تو وہ آپ کو اس کے مطابق ہی ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ویڈیو سننے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.